हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी पेपर में पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लार ग्रंथि, थायराइड, यकृति, अमाशय। आप सबको पता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृति है। क्या है, यकृति, लीवर, जिसे लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर। लीवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लीवर पेट के दाहिने के ऊपरी भाग में स्थित होता है। ऊपरी भाग में स्थित होता है। पेट के दाहिने ऊपरी भाग में स्थित होता है और डायाफ्राम के ठीक नीचे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। और ये पेट के दाहिनी ऊपरी भाग में स्थित होता है और डायाफ्राम के ठीक नीचे। और इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है 1.2 से 1.5 किलोमीटर। 1.2 से 5 किलोमीटर होता है। और ये लाल भूरा रंग का होता है, गहरा लाल भूरा होता है। क्या होता है, गहरा लाल भूरा रंग का होता है। और ये दो लोबों में बटा होता है। कितने लोबों में, 2 लोबों में, राइट लोब, लेफ्ट लोब। क्या राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब। कौन, लीवर 2 लोबों में बटा होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। इसका कार्य क्या है, पित्त वसा को पाचन में मदद करता है। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, पित्त वसा के पाचन में मदद करता है। क्या करता है, पित्त के पाचन में मदद करता है। क्या, यकृति, लीवर। और अगला क्वेश्चन है मानव में मादा जनन अंग किस हार्मोन के द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपर्युक्त में से सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें मानव जनन के अंग में कौन सा हार्मोन स्राव होता है, रिलैक्सिन। कौन सा, रिलैक्सिन स्राव होता है। रिलैक्सिन कब स्राव होता है, यह प्रसव के समय होता है। पेल्विक की मांसपेशियों को ढीला करती है प्रसव के समय। कब, प्रसव के समय पेल्विक की मांसपेशी ढीला करता है और गर्भाशय में ग्रीवा को मुलायम करता है। क्या करता है, गर्भाशय में ग्रीवा को मुलायम करता है। और जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन कहाँ होता है, अंडाशय में। एस्ट्रोजन कहाँ होता है, अंडाशय में। एक बार हम जानते हैं फिर से एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन कहाँ होता है, एस्ट्रोजन अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में। एस्ट्रोजन कहाँ होता है, अंडाशय में। अंडाशय के कार्पस लूटियम में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ होता है, कार्पस लूटियम में। अंडाशय के कार्पस लूटियम में। अंडाशय कहाँ होता है, कार्पस लूटियम में होता है। एस्ट्रोजन कहाँ होता है, मादा के अंडाशय में। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ होता है, कार्पस लूटियम, अंडाशय के कार्पस लूटियम में। और रिलैक्सिन कहाँ होता है, प्रसव के समय होता है। कब होता है, प्रसव के समय। रिलैक्सिन कब होता है, प्रसव के समय। पेल्विक के मांसपेशियों को ढीला करता है। पेल्विक के मांसपेशियों को क्या करता है, ढीला करता है। इसमें से कौन से हो जाएगा, रिलैक्सिन। कौन सा हो जाएगा, रिलैक्सिन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मानव की गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेरम, इसमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम। मानव के ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है, सेरिब्रम करता है। और मानव का नियंत्रित केंद्र कौन का है, हाइपोथैलेमस है। मानव के नियंत्रित केंद्र कौन है, हाइपोथैलेमस है। यह मस्तिष्क का भी भाग होता है, शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। कौन, हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और नियंत्रित केंद्र भी होता है, शरीर को थर्मोस्टेट की तरह नियंत्रित करता है।
तापमान बढ़ने पर नियंत्रित पसीना आना और चयापचय में कमी करता है। और इसमें कौन सही हो जाएगा? सेरिब्रम पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। मैंने आपको पहले भी बताया हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस में यह तापमान का नियंत्रित केंद्र है। क्या है? तापमान का नियंत्रित केंद्र है। तापमान का नियंत्रित केंद्र है। तापमान का क्या है? नियंत्रित केंद्र है हाइपोथैलेमस। और सेरिबेलम का है, सेरिब्रम भी मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिब्रम भी मस्तिष्क का भाग होता है। और अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतरण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतरण किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा, कि कोशिका मुंह द्वारा, सीलिया द्वारा, कि गुदादार द्वारा? इसमें से कौन? अमीबा क्या है? एक कोश की जीव है। क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है। कोशिका अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। और इसमें भोजन का विशेष अंग नहीं होता है। इसमें भोजन का विशेष अंग नहीं होता है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन और सीडोपोडियो द्वारा करता है। किससे द्वारा करता है? सेल मेम्ब्रेन और सीडोपोडियो द्वारा करता है। और अमीबा के भोजन कण क्या है? एल्गी है और बैक्टीरिया है। एल्गी और बैक्टीरिया क्या है? भोजन के कण है। अमीबा के भोजन के कण कौन से है? एल्गी और बैक्टीरिया है। और ये श्वसन किसके द्वारा करता है? और सॉरी, भोजन का अंतरण किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन और सीडोपोडियो द्वारा। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पांचवा में पहला सही हो जाएगा, कूटपाद द्वारा। किससे? कूटपाद द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और ट्राइमोकैप्सिन। लार में पाए जाने एंजाइम भोजन को प्रारंभिक पाचन में सहायक करते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या करते हैं? भोजन के प्रारंभिक पाचन में सहायता करते हैं, जो विशेषकर कार्बोहाइड्रेट के पाचन है। किसके? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक करते हैं। विशेषकर कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं। कौन? एंजाइम लार में पाए जाने एंजाइम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टाइलिन। कौन सा हो जाएगा? टाइलिन। और अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। श्वसन, श्वास, प्रश्वास, निश्वसन। मानव श्वास ग्रहण करता है, छोड़ता है, वह कौन सी है प्रक्रिया है? दूसरा है श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा का और सुक्रोज का। और पहले जानते हैं ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? एटीपी की कोशिका से। एटीपी की कोशिका ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। कोशिका ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। एटीपी कोशिका ऊर्जा मुद्रा कहलाता है एटीपी। और यह सेल के तुरंत यूज करने पर ऊर्जा प्रदान करता है। यह सेल को तुरंत प्रयोग करने पर ऊर्जा प्रदान करता है। और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण होता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। और कोशिकीय श्वसन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिकीय श्वसन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिकीय श्वसन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और एटीपी को कोशिका मुद्रा ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें ग्लूकोज सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा, ग्लूकोज। और अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण द्वारा पहुंचता है? किण्वन द्वारा, विसरण द्वारा, दहन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा? विसरण द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। और अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणत क्या है? विघटन, दहन,
परिवर्तन, संश्लेषण। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परित क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। और अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों का स्थानांतरण मुख्य केंद्र कौन सा होता है? इसका मुख्य केंद्र कौन सा होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन। क्या क्या होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, सुक्रोज। कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। फ्लोएम टिश्यू है जो भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाता है। फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम क्या है? टिश्यू है जो भोजन को पौधे के पूरे शरीर में पहुंचाता है या दोनों दिशाओं में काम करता है। दोनों दिशाओं में काम करता है क्या? फ्लोएम। और अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130, 140 से 160। एक बार रक्तचाप के बारे में सुन लीजिए। रक्तचाप वह दबाव है जो रक्तचाप वह दबाव है जो बहा हुआ रक्त धमनियों की दीवारों पर डालता है। रक्तचाप वह है जो बहा हुआ रक्त धमनियों की दीवारों पर डालता है। और 120 mg Hg 120 mg Hg सिस्टोलिटिक दाब है। सिस्टोलिटिक दाब है। क्या है? सिस्टोलिटिक दाब है। इसको किसको नापते हैं? स्फेग्नोमीटर से। किससे नापते हैं? स्फेग्नोमीटर से। किससे नापते हैं? रक्तदाब स्फेग्नोमीटर से रक्तदाब मापते हैं। और हृदय के संकुचन के दबाव के समय और 80 ml क्या होता है? 80 डायस्टेलिक होता है। 80 क्या होता है? डायस्टेलिक होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। 120 क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। और 80 mg क्या होता है? डायस्टेलिक दाब। ये हृदय के विश्राम के समय होता है। हृदय के विश्राम के समय। इसमें से कौन सा हो जाएगा? 120/80। और अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है? पिया मीटर, ड्यूरामीटर, इरेक्नॉइड। मानव मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजीज कहते हैं। मेनिनजीज। मानव के मस्तिष्क के ढकने वाले की झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजीज कहते हैं। इसमें सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरामीटर है। सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरामीटर। कौन सा है? ड्यूरामीटर। कौन सा? ड्यूरामीटर है। सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? ड्यूरामीटर है। और यह ड्यूरामीटर कैसा होता है? ड्यूरामीटर मोटा होता है, कठोर होता है। मोटी, कठोर। यह सुरक्षा प्रदान करती है। ड्यूरामीटर क्या करती है? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ड्यूरामीटर मोटी होती है, कठोर होती है और सुरक्षा प्रदान करती है मस्तिष्क को। और मस्तिष्क में 3 झिल्लियाँ होती हैं। ड्यूरामीटर, इरेक्नॉइड मीटर और पिया मीटर। जो पिया मीटर यह सबसे अंदर की झिल्ली होती है। पिया मीटर क्या होती है? अंदर की झिल्ली होती है। और ड्यूरामीटर क्या होती है? सबसे बाहर की झिल्ली होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ड्यूरामीटर। और मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिनजीज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन करता है? ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करने वाला क्या होता है? घ्राण उपकला होता है। क्या होता है? घ्राण उपकला। इसमें कौन सा हो जाएगा? घ्राणेंद्रिय हो जाएगा। नाक के ऊपरी गुहा में गंध
नाक के ऊपरी गुहा में गंध के रासायनिक कणों को पहचानती है। रासायनिक कणों को क्या करती है? पहचानती है। रासायनिक कणों को पहचानती है। रासायनिक कणों को पहचानती है। कौन पहचानती है? नाक की ऊपरी गुहा, ऊपरी गुहा, ऊपरी गुहा, नाक की ऊपरी गुहा रासायनिक कणों को पहचानती है। यह गंध की संवेदना शुरुआत होती है। गंध की संवेदना कहाँ से शुरुआत होती है? घ्राण इंद्री से। क्या होती है? घ्राण इंद्री से। कौन सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा होता है? दूसरा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। मानव की बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिब्रल है। कौन सा है? सेरिबलम, सेरिबेलम है। सेरिबेलम कार्टेक्स, सेरिबेलम कार्टेक्स, तो सेरिबेलम कार्टेक्स कहते हैं। सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और सर्वाइकल कार्ड क्या होती है? यह सबसे बाहरी परत होती है। सर्वाइकल, सर्वाइकल कार्टेक्स, सर्वाइकल कार्टेक्स क्या होती है? सबसे बाहरी भाग होती है। सबसे बाहरी भाग क्या होती है? सबसे बाहरी भाग कर्वेटर सर्वाइकल कार्टेक्स होती है। और इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही होगा, सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। सेरिबेलम कार्टेक्स बुद्धि, सोचने और सोचने, निर्णय, स्मृति, स्मृति, समस्या समाधान आदि का सेरिबेलम कार्टेक्स कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन। कौन सा रक्त का ग्लूकोज मात्रा कौन नियंत्रित करता है? मानव में रक्त ग्लूकोज का रक्त कितना होता है? 70 से 110, 70 से 110 मिलीग्राम। क्या होता है? 70 से 110 मिलीग्राम। यह हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? हार्मोन द्वारा, हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 70 से 110 मिलीग्राम होता है ग्लूकोज का स्तर। ग्लूकोज का स्तर, मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? 70 से 110 ग्राम। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन अल्फा सेल के, अल्फा सेल के अग्नाशय में, पैंक्रियाज में, अग्नाशय, ग्लूकागॉन अल्फा सेल के अग्नाशय में जो ग्लूकोज को, ग्लूकोज तोड़कर, जो ग्लाइकोज को तोड़कर, ग्लाइकोज को तोड़कर, ग्लाइकोज को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। किसमें? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अल्फा ग्लूकागॉन, अल्फा ग्लूकागॉन अग्नाशय के, अग्नाशय के ग्लाइकोज, ग्लाइकोज को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोज बनाता है। रक्त शर्करा बढ़ा देता है। क्या करता है? रक्त शर्करा बढ़ा देता है। अल्फा ग्लूकागॉन, अल्फा सेल अग्नाशय के ग्लूकागॉन में ग्लाइकोज को तोड़कर ग्लूकोज में बनाता है, जो रक्त शर्करा को बढ़ा देता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन्स है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन्स। ऑक्सीजन को O2 से O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन को O2, ये क्या है? रंगहीन है। ऑक्सीजन O2 रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। क्या है? स्वादहीन है, स्वादहीन है। और कोशिका श्वसन में ऑक्सीजन कार्य करता है। क्या करता है? कोशिका श्वसन में ऑक्सीजन कार्य करता है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में 21% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21% लगभग पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें से कौन से हो जाएगा? तीसरा क्या है? एंजाइम है। क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है।
जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंदर कौन आता है? पहला है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें चौथा सही हो जाएगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है और उत्सर्जन भी होता है। ये चौथा सही है, ये सभी। और अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, सपोषी, मृतजीवी, परासरणी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें तीसरा सही हो जाएगा, मृतजीवी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? 78%, 21%, 4%, 0.03%। इसमें कौन सही हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या होता है? रेस्पायरेशन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन में होता है, दहन में होता है, दहन में और ज्वालामुखी में। किसमें? ज्वालामुखी में। और रेस्पायरेशन जीवों द्वारा ऑक्सीजन को खपत करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? जीवों द्वारा ऑक्सीजन का खपत करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। और दहन में वृक्षों और पौधों का अपघटन करता है। दहन में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों और पौधों को अपघटन करता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? 0.03। सबसे बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। और 78 पॉइंट क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। 78 पॉइंट क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। 21% क्या पाया जाता है? 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाला पौधा क्या कहलाता है? छाया में पनपने वाला पौधा क्या कहलाता है? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा छाया में पनपने वाला पौधा क्या कहलाता है? सियोकाइटस कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा, फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा से मुख्य श्वसन अंग है। फिर मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, दूसरा और तीसरा। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें चौथा सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा और तीसरा, टीबी और निमोनिया। कौन सा? टीबी और निमोनिया। चलो डायरिया और टीबी निमोनिया के बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं। टीबी को क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी को क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। या फेफड़े को प्रभावित करता है। क्या करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी क्या करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। पल्मोनरी सैक को, किसको? पल्मोनरी सैक को प्रभावित करता है। और टीबी का टीका क्या लगता है? बीसीजी टीबी का वैक्सीन लगता है। टीबी में कौन सा वैक्सीन लगता है? बीसीजी। और अगला है डायरिया किससे होता है? रेट्रोवायरस से होता है। किससे होता है? रेट्रोवायरस से। डायरिया किससे होता है? रेट्रोवायरस से होता है। और बैक्टीरिया कौन सा है? ई कोलाई है। रेट्रोवायरस है और ई कोलाई बैक्टीरिया क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया है। और ये गंदा पानी पीने से होता है। गंदा पानी, दूषित भोजन से क्या होता है? डायरिया होता है। और अगला है निमोनिया। क्या है? निमोनिया किससे होता है? निमोनिया किससे होता है? वायरस इन्फ्लुएंजा RSV। यह कमजोर इम्यून सिस्टम में होता है। क्या होता है? कमजोर इम्यून सिस्टम में, वीक इम्यून सिस्टम में होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी और सी, टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरपोटेशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इसमें से कोई नहीं।
उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है? नॉर्मल उच्च रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120, 80 से 80/120। अगर 120 के ऊपर होने लगता है क्या होता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, क्या? हाई ब्लड प्रेशर। और अगला क्वेश्चन है, सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। मछली को उत्सर्जन अंग नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छनती है, क्या होती है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छनती है NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया। मछली में नेफ्रॉन होता है, मछली में क्या होता है? नेफ्रॉन। मछली में क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मानव के नेफ्रॉन जैसा काम करता है, क्या करता है? मानव के नेफ्रॉन जैसा काम करता है, मानव जैसे नेफ्रॉन काम करता है। और अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ गिल्स, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ उत्सर्जन गिल्स द्वारा होते हैं, किससे? गिल्स द्वारा। किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? मछलियों में कौन सा पदार्थ उत्सर्जी अंग है? अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया। इसमें नेफ्रॉन पाया जाता है, मानव जैसा काम करता है। और NH3 और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल का विकास प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों में त्वचा में छोटे छिद्र पाए जाते हैं, त्वचा में क्या पाया जाता है? छोटा छिद्र पाया जाता है, छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसे कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा, जिसे कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। किनारे पर क्या होता है? गार्ड सेल होता है, क्या होता है? गार्ड सेल। इसके किनारे, पत्ती के किनारे पे क्या होता है? गार्ड सेल होता है। पत्ती के किनारे पे क्या होता है? गार्ड सेल होता है, जो छिद्र को खोलता और बंद करता है, क्लोज और ओपन करता है, छिद्र को क्लोज और ओपन करता है। जो स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करता है, ओपन और क्लोज करता है। कौन करता है? गार्ड सेल। कौन करता है? गार्ड सेल। गार्ड सेल। गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करता है, गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करता है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसी टहनी द्वारा, रंध्र द्वारा, टहनी द्वारा, फिर तन द्वारा, सॉरी जड़ द्वारा, रंध्र द्वारा, टहनी द्वारा, तन द्वारा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? रंध्र। रंध्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या कहते हैं? स्टोमेटा। हमने ऊपर आपको बताया स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा एक छिद्र है, पत्ती के किनारे पर गार्ड सेल होता है, पत्ती के किनारे पर क्या होता है? गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल होता है, जो स्टोमेटा को क्या करता है? ओपन और क्लोज करता है, ओपन और क्लोज करता है। स्टोमेटा को क्या करता है? ओपन और क्लोज करता है। और गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। किससे होता है? रंध्र, स्टोमेटा द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों का आकार कैसा होता है? फेफड़ा का आकार, मानव के फेफड़े का आकार कैसा होता है? पहला है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा? शंक्वाकार होता है। फेफड़े का आकार कैसा है? शंक्वाकार से। फेफड़ा कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है। कैसा होता है? गुलाबी कलर का। फेफड़ा कैसा होता है? गुलाबी कलर का है। और दायां फेफड़ा, ये दो भागों में बटा होता है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। जो दायां फेफड़ा होता है, दायां फेफड़ा होता है वो 600 ग्राम का होता है, 600 ग्राम का होता है। और जो बायां फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा कितना होता है? 500 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है। और इसका आकार अंडाकार और शंक्वाकार होता है। कि कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। मानव फेफड़ों के शरीर कहाँ होती है? थोरैसिस कैविटी में, थोरैसिस कैविटी में। मानव का फेफड़ा कहाँ होता है? थोरैसिस कैविटी में। मानव फेफड़ा शरीर के छाती गुहा में होता है। 29 में कौन सा हो जाएगा? शंक्वाकार। कौन सा हो जाएगा? शंक्वाकार। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज हम 30 ही प्रश्न करेंगे, इसके आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? उपापचय, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। किस प्रकार होता है? भोजन का पाचन उपचयन द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? उपचयन होता है। अगर आप चैनल पे नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब विज्ञान में, और सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सभी विषयों का हम तैयारी करवाते हैं। आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।